नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक मैंने कोई भी स्ट्रेटजी को लेकर वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। लेकिन अब जब लास्ट मिनट में हैं हम लोग, सिर्फ 15 डेज़ बचे हैं गिनती के, तो ऐसे में आपके सामने एक मास्टर प्लान होना चाहिए कि इस कम समय में, इन केवल 15 डेज़ में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो है और इसमें मैं आपको कैसे आपको पढ़ना है और साथ ही साथ कैसे मैंने स्टडी किया था, मेरा स्टडी प्लान क्या था, कैसे मैंने तैयारी की थी अंतिम दिनों में और कैसे मुझे सक्सेस मिली थी, कैसे क्वालिफाई किया मैंने टीजीटी एग्ज़ाम। और एक्चुअली आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। लास्ट समय में आपको मोटिवेट रहने की भी ज़रूरत होती है और प्रॉपर गाइडेंस की, क्योंकि जब हमारे पास समय ज़्यादा होता है तो हम कैसे भी एंजॉय करते हुए और किसी तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन समय कम है तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत होती है और सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं। 15 डेज़ हमारे पास हैं, लास्ट 15 डेज़ बचे हुए हैं और इस समय पर हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना करके हमें बहुत ही फोकस्ड इफ़र्ट डालने हैं, ठीक है। बहुत ही फोकस्ड रहना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं, है ना, और कौन सी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना है, कौन सी पर कम करना है, वही सारी चीज़ें हम आज समझने वाले हैं। जब हमारा फोकस्ड इफ़र्ट होता है तो हमें रिज़ल्ट बहुत ही बिग मिलते हैं और मन चाहे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं पूरे इस स्ट्रेटजी प्लान को। सबसे पहले तो टीजीटी और पीजीटी, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, ये दोनों एस्पिरेंट्स, इनका फोकस रहता है पूरी तरह से लिटरेचर पर, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है, ड्रॉबैक है। क्योंकि सिलेक्शन हमारा होता है दोनों पोर्शन को मजबूत करने पर। हमारा ग्रामर भी अच्छा होना चाहिए और लिटरेचर भी। ग्रामर के साथ साथ वोकैब को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। दूसरी चीज़, वोकैब में पहले से ही कमज़ोर होते हैं लोग और इसी वजह से उनका मन नहीं लगता वोकैब पढ़ने का, और ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिटेल में कैसे कैसे हमें ये काम करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको बता दें कि जब मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो मेरा जो ग्रामर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, है ना। ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग था, लिटरेचर उतना ज़्यादा हम काम नहीं कर पाए थे। अभी तो उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद भी 2-3 साल से लगातार ग्रामर को, लिटरेचर को पढ़ ही रहे हैं, स्टडी चल रही है, पढ़ा रहे हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं हम, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन उस समय जो हेल्प हुई थी मेरी, वो ग्रामर ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था 2021 के पेपर में, है ना। तो ग्रामर को नज़रअंदाज आपको भी नहीं करना है। ग्रामर में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे बहुत ही इजी टॉपिक हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कौन सा वर्ड है, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, यहाँ तक इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और इनमें गलतियाँ हो जाती हैं। ख़ास तौर पे पहचानने में जो दिक्कत आती है वो लोग एडवर्ब पहचानने में ज़्यादा समस्या आती है, एडवर्ब को पहचानने में। इसके अलावा प्रेपोजिशन आपका ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, है ना। प्रेपोजिशन पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आपको प्रेपोजिशन से देखने को मिलेंगे, है ना। इसके अलावा वॉइस से क्वेश्चन मिलते हैं, नरेशन से क्वेश्चन मिलते हैं। और अब ये टाइम बहुत डिटेल में ग्रामर के सभी टॉपिक्स को पढ़ने का समय नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जो भी नोट्स बना चुके हैं, उन्हें हमें क्या करना है, लाइन में लाना है, माइंड को रिलैक्स रखना है और उन्हें रिवाइज करना है अधिक से अधिक। वोकैब पर फोकस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोकैब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से ग्रामर है, जिस तरीके से लिटरेचर, वैसे ही तीसरा पार्ट मान के चलिए वोकैब को। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2021 का पेपर उठाएंगे, 2016 का पेपर उठाएंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको केवल और केवल स्पेलिंग एरर से मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक तो स्पेलिंग एरर
इतना सिंपल, इतना छोटा टॉपिक है, कोई हो ही नहीं सकता। 200-300 शब्द हैं जो रिपीटेड रहते हैं हर एग्ज़ाम में। एसएससी बैंक के एग्ज़ाम तक में लिमिट है कि वही वर्ड रिपीट होते हैं। तो वोकैब बहुत आसान चीज़ है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर वाली चीज़ें सही करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें शब्द बहुत कम है, 200-300 शब्द हमने सीख लिए तो स्पेलिंग एरर की समस्या सॉल्व हो जाती है और 6 से 7 या 8 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके सही हो जाएंगे और आपको इस पेपर में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ वोकैब में स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर पे ध्यान रखना, ठीक है ना। स्पेलिंग एरर के साथ साथ दूसरी चीज़ यह है कि स्पेलिंग एरर को आपको लिख करके, ठीक है, लिख कर सीखना होता है। अगर याद करोगे तो ज़रूर भूल जाओगे। जो भी वर्ड की स्पेलिंग याद कर रहे हो उसे लिख कर याद करो। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 4 से 5 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मिलते हैं और आपको इस एग्ज़ाम में भी मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये वो टॉपिक हैं जो लोग नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ लिटरेचर रटने में लगे रहते हैं और यहाँ पर वो चूक हो जाती है उनसे। और अभी आपके पास समय है 15 दिन में इन सभी जो आपके कमज़ोर एस्पेक्ट हैं इन पर काम करने का, ठीक है। तो ईडियम्स और फ्रेजेस की बात करें तो ईडियम्स और फ्रेजेस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो 3 टॉपिक है ना, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इनकी लिमिट है। ये 200-300 क्वेश्चन, 200-300 ईडियम्स फ्रेजेस, 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट वाले अगर आपने याद कर लिए तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फिक्स रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एंटोनिम्स की और सिनोनिम की, ठीक है ना, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करें तो इनमें थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। कहाँ से कौन सा शब्द पूछ दिया जाएगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपने इन 3 पक्षों पर अच्छे से काम कर लिया, इन 3 चैप्टर्स पर बहुत अच्छे से काम कर लिया और एंटोनिम सिनोनिम आप नॉर्मली पढ़कर भी चले गए तो कई बार लक से और कई बार आपकी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ये क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए आपको डरना नहीं, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने पर बहुत फोकस करना है। इसके अलावा वॉइस नरेशन पे बहुत अच्छे से काम कर लेना, ठीक है। कॉमन एरर्स जो होते हैं, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, एरर्स पर बहुत अच्छे से काम कर लेना। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ये बात मेरी नोट कर लेना और बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जब एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल था। यूथ से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका आंसर मैं नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ऐसी ही तैयारी आपको करके जाना है इस बार के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी यूथ से आप कर रहे होंगे जहाँ तक है प्रीवियस ईयर। यूथ पर हमने पूरी सीरीज बना रखी है अपने चैनल पर, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर। आपको स्पेलिंग एरर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ईडियम्स फ्रेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। ये सभी क्लासेस मैंने अपने YouTube चैनल पर पढ़ा रखी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारी प्लेलिस्ट आप वॉच कीजिए अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं और पहले से आपकी तैयारी इनको लेकर नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने ग्रामर और वोकैब को समझा। यहाँ पर ग्रामर और वोकैब को पार्ट 1 इसलिए बनाया कि लिटरेचर पर तो हम फोकस्ड रहते हैं और ग्रामर वोकैब को थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं। अगर ऐसा किया तो सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे वो लोग जो ग्रामर और वोकैब को नज़रअंदाज करेंगे। अभी भी समय है 15 दिन। आगे वीडियो में हम स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि तैयारी कैसे करनी है इन सब चीज़ों की। अगली बात लिटरेचर की। लिटरेचर भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो लिटरेचर में क्या करना है आपको, आपके जो 4 राइटर्स हैं, ठीक है, 4 राइटर्स की जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी से क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना, ध्यान रखना। बायोग्राफी जो है चारों राइटर्स की, यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो राइटर हैं उनका बर्थ कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई,
उनका लिटरेरी करियर क्या था, उनका पहला वर्क कौन सा था, उनका मास्टरपीस कौन सा था, उनका इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा था, ये चीज़ें, और इनकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए, उनकी विलव्ड कौन थी और उनकी मैरिज किसके साथ हुई, कितनी शादियाँ हुई, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो 4 राइटर्स में आपको कौन कौन सी बातें, उनकी बर्थ, डेथ, मैरिज और करियर, फर्स्ट वर्क, इम्पॉर्टेंट वर्क, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए चारों राइटर्स के बारे में। ठीक है, लिटरेचर के नोट्स आपने बनाए होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर नोट्स नहीं बनाए, अगर बनाए हैं सबसे पहले अपने जो बनाए हुए नोट्स हैं उन्हीं पर फोकस करना। हम देखते हैं कि एस्पिरेंट्स हर जगह से, हर कोचिंग से, हर टीचर से नोट्स मांगने के आदी बन जाते हैं और ये बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि नोट्स के गट्ठर लग जाते हैं जब हमारे पास, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, तो नोट्स अपने अगर बने हुए हैं तो उन्हीं पे भरोसा करें। इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट PYQs को पढ़ते रहना है। इन्हें यूथ बुक से भी पढ़ सकते हो। अगर यूथ बुक से चीज़ें समझ नहीं आ पा रही हैं तो आप हमारे चैनल पर पड़ी हुई सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लिटरेचर का कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूटा है जिस पर मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर न किए हों। यूथ बुक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। लिटरेचर में भी 4 राइटर्स, पहली बात है आपको ये करना है इसकी बायोग्राफी। इसके अलावा दूसरा पार्ट जो होना चाहिए आपका, वो लिटरेरी टर्म का होना चाहिए। लिटरेरी टर्म्स पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर नहीं पढ़ा तो लिटरेरी टर्म की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। लिटरेरी टर्म की कम से कम 10 क्लासेस हैं। एक ही प्लेलिस्ट में लिटरेरी टर्म 10 क्लासेस में कंप्लीट किए हैं। करीब 300 क्वेश्चन हैं। आप उन्हें वॉच कीजिए, बार बार वॉच कीजिए। अगर वहाँ से चीज़ें आप लिटरेरी टर्म से और प्रीवियस ईयर से अगर लिटरेरी टर्म पूछा गया वो गलत हो गया तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। ठीक है, तीसरी बात, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये पार्ट भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसे भी अगर अभी तक कहीं आपने नहीं पढ़ा है तो इसकी भी 6 से 7 क्लासेस हैं जो कि एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नाम से प्लेलिस्ट है। आप चैनल को विजिट कीजिए, ठीक है, लर्न विद पवन सर चैनल को, और वहाँ पर आपको लिटरेरी टर्म के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मिल जाएंगे। इसके अलावा चौथा पॉइंट है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिगर ऑफ स्पीच से भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये गलत होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इजी और बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सारे कराए हैं मैंने, और फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, तो उन्हें वॉच कीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये 3 टॉपिक रामबाण साबित होंगे आपकी तैयारी के लिए। ध्यान रखना, 4 राइटर्स के अलावा जो आपको 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कवर करने हैं। और ख़ास बात ये है, ये तीनों टॉपिक केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पढ़ करके और इन्हें किया जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन पर इतने ज़्यादा हैं कि दोबारा नया क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप फिर से देख लेना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी टॉपिक वाइज। नोट्स की हमने बात की थी, तो फिर से मैंने कहा अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो अच्छी बात है, बाकी किसी से नोट्स मांगने नहीं है। लास्ट समय है, जब तक उसके नोट्स को आप समझोगे, क्योंकि कोई भी नोट्स लिखता है तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लिखता है कि वो कितना समझ सकता है। उसने अपने हिसाब से लिखा और आप अपना दिमाग लगाओगे, 10-15 दिन कब निकल गए जान नहीं पाओगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पर विश्वास करना है। अपने नोट्स के अलावा जो आपको पढ़ना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत अच्छी कमांड करनी है। तो ग्रामर समझ लिया हमने, वोकैब समझ लिया, लिटरेचर पर कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है वो समझ लिया। इसके अलावा अब बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में सबसे पहले तो आपको PYQs देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली वीडियो क्लासेस में देखना है, सभी प्लेलिस्ट वॉच करनी है। इसके अलावा नए क्वेश्चंस MCQs अगर आपको मिलते हैं तो उन्हें भी देखिए। नए क्वेश्चंस MCQs जैसे मैंने इम्पॉर्टेंट वर्क्स पर आपके विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, हैमलेट हो गई आपकी, अथेलो हो गई, और किंग लियर हो गई, मैकबेथ हो गई, इन सभी ट्रेजेडीज़ पर आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट लाइंस, इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स,
हैमलेट के नाम से वीडियो पड़ी है, ओथेलो के नाम से पड़ी है, किंग लियर के नाम से पड़ी है, मैकबेथ के नाम से पड़ी है ना। एज यू लाइक इट पर मिल जाएगी आपको वीडियो, जो कि इंपॉर्टेंट वर्क हैं। एज यू लाइक इट हो गया। 12th नाइट पर आपको क्लास मिल जाएगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कराए हैं। 12th नाइट पर भी क्लास है। तो जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था सारा कुछ चैनल पर है। टेम्पेस्ट पर आपको क्लास मिल जाएगी। टेम्पेस्ट की क्लास मैंने पढ़ाई है, सारे PYQs कराए हैं। 1-2 प्लेज और बचे हैं, इसी समय में करा दूंगा। जैसे मैं चाहता हूं अभी आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूं, और एक प्ले और भी है जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। 2 प्लेज हैं जो मुझे अभी कराने हैं और वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी, प्रैक्टिस करनी है। एज यू लाइक इट सभी पर MCQ जितने हो सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा वो सभी हैं। इसके अलावा जॉन गॉल्सवर्दी के प्ले आपका स्ट्राइफ मैंने कराया है, ठीक है। स्ट्राइफ की वीडियो भी पड़ी हुई है, सारे इंपॉर्टेंट प्लेस और इसे डिस्कस किया है। और गॉल्सवर्दी का जस्टिस प्ले है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके कैरेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, जस्टिस भी मैंने कराया है। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है पूरा कवर है चैनल पर। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कैसे तैयारी करें, तो आप सारी चीज़ें जो चैनल पे पढ़ी हैं उतनी तैयार रखना। अब हम ब्रेक करते हैं टाइम टेबल आपका, आपको तैयारी कैसे करनी है, टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए है कि हर किसी की पढ़ने की आदत, पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है, बट लेकिन अगर इसे आप लेंगे यूज में तो ये बहुत पावरफुल साबित होगा, ठीक है। तो ये टाइम टेबल इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। कम से कम 6 घंटे का समय आपको डेली देना है अपनी तैयारी के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं आपके दिमाग में, कुछ भी जहाँ से मिला वो आपने पढ़ लिया। अब उन सब चीज़ों को समराइज करने भर का टाइम है सिर्फ 15 दिन में, और नई चीज़ें ऐड करने के चक्कर में नहीं रहना है, सारी चीज़ों को समराइज करना है। मिल्टन के इंपॉर्टेंट वर्क, मिल्टन की इंपॉर्टेंट लाइन, वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट वर्क, इंपॉर्टेंट डेट्स, है ना, विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट वर्क्स, जॉन गॉल्सवर्दी की लाइफ हिस्ट्री, उनके इंपॉर्टेंट वर्क, खासतौर पे 3 ट्रिलॉजीज़ हैं गॉल्सवर्दी की, मैं कराना चाहता हूँ, अभी कराऊंगा भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें समराइज करनी है, ग्रामर, वोकैब, सारी चीज़ों को समराइज करना है, तभी आपके 125 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए 2 आवर्स आपको ग्रामर को देना है। ग्रामर के रूल्स को आपने पढ़ रखा है, नोट्स बनाया है, तो उन्हें रिवाइज कीजिए और ग्रामर से रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चंस भी पढ़े हैं, ग्रामर के कुछ बहुत पुराने वीडियोज भी हमारे चैनल पे पढ़े हैं, उन्हें भी देख सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। कम से कम 2 घंटा समय आपको लिटरेचर पर भी फोकस रहना है। लिटरेचर में आपको वही करना है, 4 आपके राइटर्स हैं, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनकी बायोग्राफी हैं, और उसके अलावा आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म हो गए और फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए। इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा काम करना है। ये 2 घंटा डेली रिवाइज करना है, और रिवाइज ही करना है। नई चीज़ कोई मिल रही है, आपको लग रहा है कि ये एक बात है, उसे जोड़ लो अपनी जानकारी में, लेकिन रिवीजन पर फोकस ज़्यादा रहना है। इसके अलावा मैंने 2 घंटा अलग से समय दे रखा है वोकैब के लिए। वोकैब में मन नहीं लग रहा है, फिर भी मन लगाइए। मैं जानता हूँ कि वोकैब ऐसा लगता है कि बहुत बोर कर देने वाला टॉपिक होता है, लेकिन नौकरी यहीं से मिलेगी, है ना। जब लाखों में पैसा आएगा ना, तो आपको लगेगा कि जो मेहनत मैंने की थी वो इसकी अपेक्षा बहुत छोटी थी। आप अभी अपनी लाइफ की तुलना आगे जॉब मिलने की 4 साल बाद की लाइफ से तुलना कीजिए, तो आपको लगेगा कि ये 2 घंटा वोकैब पर हम दे रहे हैं, ये बहुत ही न्याय संगत है और ये हमें देना ही चाहिए, ठीक है। सारे काम छोड़ दीजिए, शादियाँ, रिश्तेदारियाँ, ठीक है। 15 दिन की तो बात है, 15 दिन के बाद फिर से रिश्ते मेंटेन कर लेना, ठीक है। कोई शिकायत करे तो बता देना, भाई अगली बार मैं 2 दिन पहले आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर आपको इन तीनों टॉपिक पर ही काम करना है, 15 दिन लगातार करना है। 2 आवर्स ग्रामर को देना है, 2 घंटा लिटरेचर पढ़ना है, नोट्स रिवाइज करने हैं। इसके अलावा 2 घंटा आपको वोकैब को भी देना है। वोकैब में स्पेलिंग एरर को लिख के तैयार करना है, वोकैब में स्पेलिंग एरर को लिख करके तैयार करने हैं आपको। इडियम्स फ्रेजेस को पढ़ना है, और इसके अलावा जो आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इन्हें भी पढ़ना है, इन्हें भी रिवाइज करना है। 3 टॉपिक हैं जो आपको बहुत फिक्स्ड मार्क दे सकते हैं। इसके अलावा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को भी हमें फोकस्ड करना है, इन्हें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने पूछे गए वो गलत ना हो, ठीक है।
ध्यान रखना कि ये सब काम करने के बाद कम से कम एक प्रैक्टिस सेट, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप खरीद सकते हैं मार्केट में जो भी अवेलेबल हो, 125 क्वेश्चंस का। और ध्यान रखना ये बुक से करना है, कभी ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना। आपके पास प्रैक्टिस सेट की कोई ना कोई एक बुक होनी चाहिए और उसमें 125 क्वेश्चन का पूरा एक प्रैक्टिस सेट आपका टारगेट होना चाहिए, एक करना ही है। ये सारा काम करने के बाद प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद उसकी आंसर की मैच करनी है, ठीक है। सॉल्व करने, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता था, सॉल्व करते थे, उसके बाद आंसर की मैच करते थे, फिर उसमें कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस होते थे, वो क्वेश्चंस क्यों गलत हुए हैं उनका आंसर हम डिटेल में देखते थे, अपने नोट्स में देखते थे, गूगल पे सर्च करते थे, ठीक है, गूगल कर सकते हो आप, इसके अलावा यूट्यूब पर वो चीज़ें पूछ सकते हो, उस प्रैक्टिस सेट के पीछे ही जाकर देख सकते हो इसका सही आंसर क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो कि आपने 80 क्वेश्चंस कर लिए, अब बाकी के जो आपके 45 क्वेश्चंस हैं ये गलत हुए, क्यों गलत हुए, इनका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे जाकर, तो ये भी सही हो जाएंगे। अगला जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो विश्वास मानिए आपके 90 से 95 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन क्यों गलत हुए, ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चंस क्यों गलत हुए, इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे जा कर के, इन्हें समझेंगे, सीखेंगे, फिर अगला देंगे तो आप 100 के पार निकल जाएंगे। इस तरीके से ये स्ट्रेटजी अपनानी है। ऐसे कुछ नहीं होगा कि आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, आपके 80 क्वेश्चन सही हो गए, बाकी गलत हो गए, अब आप निराश हो गए, हताश हो गए, मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं। भाई तैयारी करना है, वहाँ से जो क्वेश्चन गलत हुए उन्हें सीखिए, वो क्वेश्चन जब सीख लोगे तो अगला प्रैक्टिस करोगे तो उसमें हेल्प मिलेगी, उन क्वेश्चन से कम गलतियां होंगी। ऐसे करके 15 दिन हैं आपको करने, तो 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए, लेकिन 10 प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूरी तौर पे कर लेने चाहिए कहीं से भी, है ना। 10 प्रैक्टिस सेट ऐसे जो आते हैं वो तो आते हैं, जो इनमें से आपसे गलत हो रहे हैं उनके भी आंसर आपको सीख लेने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका टाइम प्लान स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। यही सेम प्लान, सेम स्ट्रेटजी मेरी थी, और उस कंडीशन में थी जब मैं ग्रामर में पूरी तरह से स्ट्रांग था कि ग्रामर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है, ऐसा मेरा मानना था, ठीक है। फिर भी मैंने इतना काम किया था। तो ऐसे ही आपको काम करना है, ध्यान रखना। लास्ट बात है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। कोई आपसे कहे कि मेरी तैयारी ऐसी है, हमारे 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। ये बातें हैं, बातों का क्या, आपको अपनी तैयारी कहाँ पर, आपकी 80 प्लस वाली तैयारी अगर अभी है, 80 नंबर तक आते हैं, 75 से 80 नंबर आते हैं, तो ये 15 दिन आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, है ना। ये 15 दिन में आप यहाँ पर 100 प्लस कर सकते हैं। और ध्यान रखना, इस तैयारी में वही आगे निकल पाएगा, ये जॉब उसी को मिलेगी जो 100 के ऊपर स्कोर कर ले जाएगा, इससे पहले मिलने वाली नहीं है। इसलिए 15 दिन तक सिर्फ खाना खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, मोटिवेटेड रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है, ज़्यादा फ़ोन कॉल, ज़्यादा उलझनों में नहीं पड़ना है, ज़्यादा शादियों में नहीं जाना है। सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका सिलेक्शन का, ठीक है। सिलेक्शन मिल जाएगा, सारे रिश्तेदार जितने भी नाराज़ हैं खुश हो जाएंगे और आपको बधाई देने आएंगे, और आप दोबारा से उनकी शादी में नहीं पहुंच पाएंगे तो भी वो आपसे नाराज़ नहीं होंगे। ये ध्यान रखना, इतना मायने रखेगा आपका सिलेक्शन। इसलिए बहुत ही मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करना है। एक भी आप क्वेश्चन जोड़ रहे हैं अपनी तैयारी में, एक भी कॉन्सेप्ट जोड़ रहे हैं, 4 बातें भी सही हो रही हैं, जो आपको गलत पता थी वो सही हो रही हैं, तो 15 दिन में आप 50 से लेकर के 60 नई बातें, नए कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। और ये स्कोर आपको 70 और 80 वाला, जो आपका 75 से 80 वाला स्कोर है, ये आपको इतनी सी बातें आपको 100 प्लस में पहुंचा देंगी, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई करके देख लीजिए, मोटिवेट रहिए। कोई समस्या हो, कोई टॉपिक हो जो आपको परेशान करता हो, जो अभी तक आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, कोई भी शंका हो दिमाग में, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये टॉपिक अभी तक मुझे समझ नहीं आया, या ये टॉपिक से हमें बहुत डर लगता है, या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसकी क्लास हमें कहीं नहीं मिल रही है, तो मैं उस पर आपको गारंटीड तरीके से उस पर क्लास दूंगा, ठीक है, उस पर वीडियो बनाऊंगा। और बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहना है किसी भी कंडीशन को लेकर। जो भी दिमाग में आता है आप अपनी समस्या लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, शेयर कीजिए, है ना।
और इसकी कोई आपसे फ़ीस नहीं ली जा रही है। ख़ास तौर पर मैं चाहता हूं कि मैं मोटिवेट रखूं लोगों को, मैं किसी के काम आ सकूं। मेरी वजह से अगर 10 लोग भी सिलेक्ट हो गए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आप लोगों की लाइफ चेंज होगी, आपके मम्मी पापा लोग खुश होंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा उपहार होगा मेरे लिए। आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए और 15 दिन अभी हैं, आप सिर्फ 5 दिन ये काम सारे करके देख लीजिए। आपको लगेगा कि वाह, वास्तव में ये एकदम सही स्ट्रेटजी है। और बाकी जो 10 दिन होंगे वो आप एकदम हैबिट में आ जाएंगे, फिर आपको वही आदत बन जाएगी, उसी ढंग से काम करने लग जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम सीख कर आए हैं, हम लर्न करके आए हैं, हम स्ट्रेटजी बेस्ड तैयारी करके आए हैं, तो हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों यही है। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। और जो भी लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फोकस्ड रहें अपनी तैयारी पर, मोटिवेटेड रहें। और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई ऐसा टॉपिक जो अभी भी छूट रहा है तो मैं उसे कराऊंगा। बाकी अभी 15 दिन में लगातार मैं आपको कोई न कोई विषय पर जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराता रहूँगा। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आपको मोटिवेटेड रहना है, तैयारी में डटे रहना है और सिलेक्शन लेना है। मेरी बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, शानदार क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।